नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र और आपका फीडबैक हमको लगातार मिल रहा है हमारे इस नए शो के लिए। आप शो पसंद कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस शो की शुरुआत में हमेशा जो एक भूमिका बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारा प्रोग्राम क्या है। तो ये प्रोग्राम है थोड़ा सा अंदर की बातें जानने का, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं बिल्कुल खुल के, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और बाहर आपको ये सब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, जानने को नहीं मिलेंगी जो बातें हम यहाँ करते हैं। हमने योगी जी को डिस्कस किया, तो योगी जी की पर्सनालिटी के बारे में हमने जाना, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसे वो सरकार चलाते हैं, और उनकी जीवन की और बहुत सारी बातें नई पता चली, जबकि वो ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में सब लोग सोचते थे कि सब लोग जानते हैं। हमने राहुल गांधी को डिस्कस किया, राहुल गांधी किन से घिरे हुए हैं, उनके आसपास कौन है। लोग कहते हैं उनकी कोटरी है, लोग कहते हैं पावर सेंटर कांग्रेस पार्टी में बहुत हैं, कांग्रेस कौन चला रहा है, कौन आइडियाज़ देता है, कि लेफ्ट की तरफ इतनी क्यों झुक गई है कांग्रेस। ये आपको पता चला कि उनके एडवाइजर्स ही कम्युनिस्ट लोग बन गए। तो ये सब अंदर की बातें आपको पता चली। अब ऐसे ही आज के प्रोग्राम में हम एक खबर और एक पर्सनालिटी, ये दोनों डिस्कस करेंगे। मैं मेहमानों से आपको मिलवा दूं। पहले हमारे साथ मलूक नागर जी हैं, हमारे आज के मेहमान। मलूक नागर साहब देश के सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी से 2019 में जीते थे। हाल ही में आपने आरएलडी ज्वाइन की है, तो पहले तो बधाई सर आपको। थैंक यू वेरी मच आपकी नए कार्यक्षेत्र के लिए। और दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। दीपक सर बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। और आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ हैं। आरती आपका बहुत स्वागत है, पहली बार आप शो में आई हैं। तो मैं एक शर्त बता देता हूँ जो मैं रोज रखता हूँ आपके सामने, छुपाना कुछ नहीं है मलूक जी, छुपा नहीं सकते इस प्रोग्राम में। अब मलूक जी बहुत ट्रिकी कस्टमर है, मेरा तो इनसे वाला पड़ा है कई बार ना, इनसे बातें निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं, दीपक जी और आरती जी आज कोशिश करेंगे। लेकिन आज देखिए ना सब्जेक्ट हमारा क्या है। मैं इनकी बात तो मैं करूंगा ही, लेकिन आज मलूक जी के बहाने हम देश की एक ऐसी नेता को डिस्कस करेंगे जिनके बिना देश की पॉलिटिक्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आज भले ही उनका दौर वैसा नहीं रह गया, लेकिन एक वक्त था जब लोग उनमें अगला प्रधानमंत्री भी देखते थे, देश का पहला दलित प्रधानमंत्री भी देखते थे। इतना इशारा तो बहुत है, आप समझ गए होंगे, मैं मायावती जी की बात कर रहा हूं। और मायावती जी का क्या जलवा था, 4 बार की चीफ मिनिस्टर। और जब चीफ मिनिस्टर वो थी, यूं कांपा करते थे लोग उनसे, कांपा करते थे माफिया भी, अपराधी भी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनकी छवि भी बड़ी अच्छी थी योगी जी की तरह, और अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन थर थर कांपता था। और मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हमने सुनी, अभी हम आगे बात करेंगे। मतलब यकीन नहीं होता कानों को कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब ऐसे भी कोई ऑपरेट कर सकता है क्या कोई नेता। और लेकिन आजकल मायावती जी के दिन वैसे नहीं चल रहे हैं। आपने इलेक्शन में देखा होगा उनको, बहुत लेट उन्होंने इलेक्शन में अभी रैली की है, वो भी नागपुर में जाके उन्होंने रैली की। तो यूपी में तो वो अभी तक एक्टिव ही नहीं हुई है उन्होंने, लेकिन अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना लिया, आकाश आनंद जी को। तो वो रैलियां जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को ऐसा लगता है कि मायावती जी ने अब थोड़ी बैक सीट ले लिया, वो उतनी एक्टिव नहीं रह गई हैं, खासकर चुनावी राजनीति के अंदर। और ये बहुत बातें होती हैं कि वो किसकी मदद कर रही हैं, किसकी बी टीम बसपा बन गई है, बीजेपी को बड़ा फायदा होता है क्या बीएसपी से, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पहले मलूक जी की बात। सर, तो आपने पार्टी छोड़ी क्यों? देखिए, पहले तो मैं वो बता दूं, आपने कहा कि बीएसपी का सांसद जीते थे, तो इसमें मैं आरएलडी और एसपी और बीएसपी तीनों का साझा उम्मीदवार था, और तीनों का ही मैं बनाया हुआ सांसद। हाँ, तब तो वो था ना, अलायंस था। जी। और जब मेरा पूरा 25 साल से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से दिल्ली तक लगातार होर्डिंग रहते थे, एमपी बनने के बाद एक भी मेरा होर्डिंग नहीं लगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद में अलग अलग हो गए थे। तो मैं होर्डिंग पे किस किस के फोटो लगाऊं और किसका नहीं लगाऊं। मुश्किल है ये तो इन्होंने इंडिया गठबंधन का दर्द बता दिया। जी जी। तो एक तो ये कि मैं तीनों का सांसद था अभी, और हूं भी अभी, और 4 जून तक तो हुई हूं। जहां तक बात है क्यों छोड़ा, मैंने तो देश के लिए काम करा, और सरकार और पार्टी और पॉलिटिक्स और विपक्ष, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सबसे ऊपर उठ के हमेशा काम करा, और देश हित और जनहित में काम करा। और 17वीं लोकसभा में 864 इशू मैंने पार्लियामेंट में रेज करे हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। एक बार जयपुर से खबर छपी दैनिक भास्कर में कि भाई वो तीसरे नंबर पे हैं मलूक नागर 17वीं लोकसभा में। मैंने फ़ोन करा, कांटेक्ट करा कि जो 2 बार के और 3 बार के एमपी हैं,
उनका तुम कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? जो एक बार का एमपी उसका कैलकुलेट करो, मुझे 1 नंबर से 3 नंबर पे कैसे लेके जा रहे हो? तो वहां मैंने पूरा काम करा। जहां पार्टी की बात आई वहां मैंने पूरा काम करा। जहां नेशनल टेलीविजन पे बात आई, जहां कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश करती थी, वहां बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट और गंगा जल की तरह कुमारी बहन मायावती जी का पक्ष इस ढंग से रखा और कटघरे में ले जाकर के कांग्रेस को खड़ा करा। तो 39 साल से मेरे भाई लखीराम नागर, जो पहले ब्लॉक प्रमुख बने, फिर एमएलए, फिर एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर एमएलए, फिर मिनिस्टर बने यूपी में, और मैं भी पहले 27 साल पहले विधायक रहा, और आज भी मैं एमपी हूँ, लीड एमपी हूँ देश की 17वीं लोकसभा का। तो पहली बार हुआ 39 साल में कि जब हमको एमएलए 2022 में नहीं लड़ाया गया, अभी हमको एमपी नहीं लड़ाया गया, और जो हमारे साथ मिलने को तरसते हैं, टाइम फोन पे लेकर के 15 दिन का अपॉइंटमेंट देते हैं, वो सब लोग स्टार प्रचारक की सूची में रखे गए। तो मुझे उसमें भी नहीं रखा गया। तो मुझे लगा कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं और मैं खत्म होने की स्थिति पर आ गया। मजबूरी में मुझे पार्टी ऐसी क्या नाराजगी होगी आपकी मायावती जी से? मैं तो इस बात का जवाब तो कुमारी बहन मायावती जी दे सकती है, और मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने हमें राजनीति में बहुत मदद करी है, एक पहचान दिलाई है, और देश के लिए उन्होंने काम भी इसका तो मैं गवाह हूं। मेरे आपसे आपके साथ दसियों डिबेट्स हैं, आपने बहुत अच्छे से पक्ष रखा अपनी पार्टी का, मायावती जी को आपने बहुत डिफेंड किया, सारी बातें हुई। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि भाई मलूक नागर साहब क्यों ऐसे, मतलब मायावती जी को क्यों लगा कि नहीं, इस बार नहीं लड़ाना चाहिए? मैं तो इस बात का जवाब मेरे पास तो हो ही नहीं सकता। आपकी मुलाकातें हैं उनसे? हाँ, मुलाकात तो होती हैं, बट वो तो ज़्यादातर तो जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो संगठनात्मक ढांचे हैं, मैं वहाँ राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, 4 स्टेट का इंचार्ज भी रहा हूँ बीएसपी में। पर जो वहाँ पे सिस्टम है, हर पार्टी का एक अलग व्यवस्था होती है, तो वहाँ जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें कोऑर्डिनेटर सिस्टम है ज़्यादा। वो अलग अलग कमिश्नरेट के होते हैं, अलग अलग लोकसभा के होते हैं। हाँ, अलग अलग लोकसभा के होते हैं, अलग अलग उसके मंडलों के होते हैं, अलग अलग फिर विधानसभाओं तक जाते हैं, नीचे तक जाते हैं। तो वो डील करते हैं, वो डील ज़्यादातर वही करते हैं, उनसे ज़्यादातर बातचीत होती है। तो हम जितने भी एमपी हैं, जितने भी पहले एमएलए हुआ करते थे, अभी तो केवल एक है, उनसे सबसे कम बात होती थी। तो जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, हम 10 एमपी थे, तो उन दिनों कोरोना का भी बहुत जोर चल रहा था, तो हम 10 के 10 एमपीओं को उस समय अगर लगाया जाता और 50-50 सीटें या 403 सीट हैं, या किसी को 25 सीट, किसी को 10 सीटें दी जाती, तो और बेहतर इंप्रूव। मैं आपने ठीक बताया, हर पार्टी का अलग सिस्टम होता है, हर नेता का अलग स्टाइल होता है बात चलने का, खासकर जो टॉप पर होता है, जो मतलब पार्टी सुप्रीमो जो होता है। लेकिन ये सुप्रीमो शब्द मुझे लगता है सबसे ज्यादा फिट मायावती जी पे बैठता है। ये तस्वीर देखिए ना आप पोज देखिए आप, मतलब मैंने इनफैक्ट, मुझे याद है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती की थी, और मैंने देखा कि इसी एक उनके लिए इंतजाम ऐसे ही क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी एक चेयर लगाई गई थी, एक ही चेयर थी, और 2 उनके एज इफ उनके 2 सर्वेंट्स जो है वो पीछे थे। और इस सर्वेंट्स नहीं होंगे, वो भी पता लगे कोई नेता ही होंगे बड़े, लेकिन उनके सामने सब बराबर है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो सर्वेंट्स है, लेकिन वो एक्चुअली इनके पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो और पहली बार ऐसा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किसी ने मुंह नहीं खोला जब तक उन्होंने अपना आरती, हमने आपने दीपक जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी, लेकिन सबसे व्यवस्थित इनकी होती है। मेरे तो कोई क्यों नहीं, कुछ नहीं, सब चुपचाप आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो डिसिप्लिन ये सरकार में रखती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आज तक इनका जो है वो कायम है। लेकिन एक है दबंग शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं। मायावती दबंग शख्सियत। आपकी फेवरेट कहानी क्या है मायावती जी? मेरी फेवरेट कहानी, एक्चुअली मैं उन पत्रकारों में हूँ जिन्होंने मायावती को कई बार, 1 से ज़्यादा बार इंटरव्यू किया है। और मैं आपको बताऊं सर, 2 जून 1995 जिस दिन गेस्ट हाउस कांड जी, जिस दिन मायावती पर निसंदेह जानलेवा हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, इन्होंने शायद समर्थन वापस ले लिया था। मुलायम सिंह जी की पार्टी वैसे ही दबंग पार्टी मानी जाती है। तो गेस्ट हाउस में एक रूम नंबर 1 में मायावती जी अपने एमएलए के साथ बैठक कर रही थी। कुछ एक एमएलए की जरूरत थी मुलायम सिंह जी को, और वहां पर लिटरली उन एमएलए को उठाकर और मायावती जी पर हमला करके वो लोग जाने वाले थे। लेकिन एकाएक बीजेपी के नेता, उस वक्त के बड़े सीनियर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हुआ करते थे, वो आ गए, वो इनको बचा के ले गए। और उनके चलते समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स थे और जो उनके साथ जो गुंडा एलिमेंट्स थे, वो वहां से निकाले गए। लेकिन मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, और मैंने देखा है
मायावती जी उस दिन पूरी रात एक कमरे के अंदर बंद रही और एक कमरे से दूसरे कमरे में इंटरकॉम से वो पत्रकारों से बात करके बता रही थी कि उनके साथ हुआ क्या। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। और मैं मायावती जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पॉलिटिक्स में कभी प्रेरित नहीं कर सकते। मायावती जी उन नेताओं में हैं, जब सरकार बनानी होती थी वो गिरा देती थी और जब गिरानी होती थी वो बना देती थी। और कांशीराम जी कहते थे कि मैं उस पार्टी का नेता हूं जो चाहता हूं कि देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे, तभी मेरी जैसी छोटी पार्टियों का भला होगा, मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो यही इनकी पॉलिटिक्स का मूल मंत्र है। तो ये, लेकिन ये बताइए कि इनके ये इतना एनिग्मा क्यों है इनमें, मतलब इतनी ज्यादा रहस्य क्यों है इनकी बात, इनको लेकर के इसलिए लोग? क्योंकि बंद है मुट्ठी लाख की और खुली तो बाबा खाक की। तो वो अपने आसपास एक पूरा का पूरा जो करिश्मा है वो बनाए रखते एक ऑरा बना के रखते हैं, एक ऑरा बना के रखती है। किसी से मिलना जुलना नहीं। मलूक जी से पूछे 5 साल में कितनी बार मिले। आज मैं इसमें एक अच्छी सी बात आपको बताता हूँ। जहां हम बैठे हैं, ये जिला पूरा एक्चुअल में गुजर बाहुल्य है, इसीलिए यहाँ पे तो जहां हम बैठे हैं यहाँ से ऑन एयर मुश्किल से 6 किलोमीटर दूर मायावती जी का गांव है। यस यस, यहीं पे जन्मी, यहीं पे बड़ी हुई और बाद में जाकर के दिल्ली शिफ्ट हुए वो लोग। तो जो क्षेत्र है और जो चारों तरफ का एक लोग हैं, यहाँ महेंद्र भाटी हुआ करते थे एमएलए, वो खड़े होकर के थानों में आग लगवा दिया करते थे। अच्छा, आप ही के टाइम पे ही, राजेश शर्मा जी के टाइम पे ही, जब मैं विधायक था उसी समय पे तक भी, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो चले गए। आग लगवा दिया करते थे मतलब सर? मतलब कि प्रदर्शन करा और उनकी बात नहीं मानी तो थाने में घेराव करो और आग लगा दो। आनी के नेता नहीं, इनके नेता नहीं, ये जो यहाँ इस क्षेत्र के क्षेत्र के लोग। राजेश पायलट जी भी यहीं के थे, हाँ। सचिन पायलट भी यहीं के जी। हैं। मायावती जी का गांव और राजेश पायलट जी के गांव में 2 किलोमीटर एयर का फर्क है बस। तो यहाँ का जो एक डीएनए, यहाँ का जो सोच, यहाँ का जो एक पर्सोना है, उसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं जो घटना घटी है पीछे, चाहे वो गेस्ट हाउस में हो रही हो, चाहे वो उससे पहले कुछ रही हो, चाहे पहले भाषण में हरिजन शब्द कह दिया, उनके खिलाफ विजय चौक पे भाषण दिया हो, तो घटनाएं ऐसी रही हैं चौंकाने वाली, और घटनाएं ऐसे रही हैं कि दिलेरी की वजह से आगे निकलने वाली। तो कहीं आप मानते हैं दिलेर शख्सियत? हाँ, कहीं ना, बिल्कुल कहीं ना दिलेर भी है और अच्छी भी है। अच्छी भी है, हाँ, अगर आप सीधी बात करोगे, सरलता से बात रखोगे, तो अच्छे से बात करेंगे। इनसे बढ़िया कोई शख्सियत नहीं है। अगर तुमने झूठ बोला, अगर कोई चालाकी करी तो फिर क्या होता है? ये समझो फिर खैर नहीं है। क्या होता है, क्या होता है फिर? उनको बाद में पता लगती है, पार्टी से पहले निकल जाते हैं। अच्छा सर, हमने तो ये सुना है। मलूक जी आप बताओ, देखिए मेरी एक मुलाकात है, मैंने एक बार इंटरव्यू किया था इनको, कुछ साल हो गए हैं। इंटरव्यू यूपीए का टाइम था। यूपीए के टाइम में एक वक्त आया था ना जब मुलायम सिंह जी की भी समर्थन कर रहे थे सांसद, और इनके भी कर रहे थे। वो दौर चल रहा था। हाँ, यूपीए 1 न्यूक्लियर डील। हाँ, न्यूक्लियर डील, राइट। तब मैंने इंटरव्यू किया था इनको, तो मेरा भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था उनसे, बड़े हंसमुख सी बात लगी मुझे। तो उससे पैसे तो देखने में नहीं लगती, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी बातचीत में। बेसिकली इनका, मैं कह रहा था, मैंने सुना इनके सामने कोई बैठता भी नहीं था। नहीं, मेरे हिसाब से एकदम सफ़ेद झूठ है और कुछ लोग बदनाम करने की साजिश है। मुझे 18 साल हो गए और जो मेरी राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक शख्सियत है, या सामाजिक जो परिवेश है, या चुनाव लड़ने के लिए जितने भी परिवेशों की ज़रूरत पड़ती है, एक भी आदमी यहाँ नहीं रहा 1 या 1.5 टर्म में, या तो उसको निकाल दिया जाता है या वो खुद पार्टी छोड़ करके चला जाता है। मैं 18 साल रहा। अगर इनको सीधी बात करो, सही बात करो, तो इतना सरल स्वभाव है कोई हो नहीं सकता जी, बिल्कुल पत्रकारों की तरह। और अगर टेढ़ा छेड़ दो तो जो पत्रकारों का रिएक्शन आता है, ऐसा ही फिर इनका ये क्या, जैसे आरती जी ने बताया कि कुर्सी भी एक ही लगेगी। मैंने तो अभी बात कर रहा था कुछ रिपोर्टर से, उन्होंने कहा एक दौर तो ये था कि मायावती जी के साथ मिलने जाना है तो सोफा एक होता था और नीचे दरी बिछी होती थी, नीचे बैठो, ऐसा होता। देखो, मैं 2006 दिसंबर में गया और मैं जिस दिन गया आप छुपा रहे हो, ठीक ठाक स्थिति में था। मैं ठीक ठाक स्थिति में था। आज तक कभी भी मैंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। वो आगे बैठी हैं कुर्सी पे और हम सब लोग सामने कुर्सियों पे बैठे हैं, एकदम आज तक। अच्छा, हाँ, ये सफेद एकदम झूठ। ऐसा नहीं होता कभी? मैंने ऐसी कई उनकी बैठक देखी है एमएलए के साथ, जिसमें कांशीराम जी और वो ऊपर होते थे और बाकी सब नीचे थे। मैंने देखे हुए, मैं नीचे वाला जमीन पे बैठते थे। लेकिन सौरभ, जमीन पे बैठते, दरी पर बैठते थे, दरी पे बैठते थे। जमीन भी, उस सोफा और गद्दे कुछ नहीं, दरी होती थी। मैंने देखी है 1995 आज में। आपको बट क्यों, मतलब ये क्यों है, लेकिन क्यों आपको क्यों लगा ऐसा क्यों है?
क्योंकि हेरार्की में आई एम अप इन द हेरार्की, मैं इस सिस्टम के अप में हूँ। इसमें माफी चाहते मुझे कहना पड़ेगा। देखिए, आज मैं पार्टी में नहीं हूँ, ये सच है, लेकिन जो सच बात है उसको भी करनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है दलितों से संबंधित पार्टी थी, पैसा नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है इतनी कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है, एक बार होगा लेकिन 2 बार होगा, लेकिन आप कुर्सी का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट आपको कोई तो माइंडसेट है। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। या उन्होंने सोचा ये भाई इस तरीके से ही मैं अपना ऑरा बना के चल सकती हूँ। नहीं, इसका कारण ये है, इनफैक्ट कई साल पहले ये इनफैक्ट रिपोर्टर्स जब बीएसपी की रैलीज में जाते थे और पूछते थे मायावती के सपोर्टर्स से कि क्यों मायावती, इनफैक्ट करप्शन केसेस में जब नाम आया उनका, तो अक्सर पूछा जाता था उनके ही सपोर्टर्स से कि भाई आपको लगता नहीं है कि मायावती जी ने गरीबों का पैसा लूट के या आपको दिया नहीं? तो उनके सपोर्टर कहते थे मायावती के कि देखो वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, और वो देखो कितनी ऊंची जगह पे जाके बैठी है, अगर खा लिए तो क्या हुआ? हाँ, अगर करप्शन कर भी लिया तो क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने उनके सपोर्टर से ये सुना है कि क्या हुआ, इतने बड़े देश में हमारी दलित बहन, हमारी दलित बेटी पहली बार उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठी है, तो कोई बात नहीं कि अगर वो किसी को मिसट्रीट करती है या करप्शन करती है। ये एक माइंडसेट था, इसलिए मुझे लगता है कि वो जो दलित माइंडसेट है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो भी उनके एस्पिरेशंस पूरी की इन्होंने, बिल्कुल। तो वो एक सिंबल थी, वो एक सिंबल थी, आइकन थी कि हाँ मैं ऊंची हूँ, मैं कुर्सी पे बैठ सकती हूँ, उसी कुर्सी पे जहाँ ब्राह्मण बैठते हैं या क्षत्रिय बैठते हैं, मैं भी एक दलित होके उस कुर्सी पे बैठ सकती हूँ, एक औरत होते हुए, एक दलित होते हुए, और मैं अपनी करूंगी, मन मर्जी करूंगी। ये बिल्कुल साइकी था। और एक बार ही मैंने कांशीराम जी से पूछा कि ये क्यों आप मूर्ति बना लेते हैं? हमें नोएडा में बैठे सर, ये इतने बड़े बड़े पार्क, उस पे मूर्तियां कांशीराम जी की, मायावती जी की खुद की, और जितने दलित आइकन हुए हमारे देश तो वो कहते थे कि मैं गांव में हैंडपंप लगा दूंगा, क्या होगा, मेरे समाज के लोग उस हैंडपंप के पानी को लेके झगड़ के लड़ मर लेंगे, बोले यही होगा अंत में। लेकिन मैं पार्क बनाऊंगा तो 50 साल बाद उनके बच्चे भी आके बोलेंगे देखिए बहन जी ये बना के गए, मान्यवर ये बना के गए। और इसीलिए वो जो आप देखते हो ना कि डायमंड स्टड पहने हुए बहन मायावती, हाथ में एक सॉलिड एक नेकलेस, वो इसीलिए ये उनके एस्पिरेशन को जगाता है कि हमारे दलित का बंदा भी इतनी ऊंचाई पर जाकर बैठ सकता है। जिस समाज को कुचला गया है, आज उसकी एक नेता जो है वहां खड़ी है, वहां खड़ी है। ये थॉट, ये एक तरह से एक अम्बेडकरवादी एलीट सोच का ये थॉट। दो बातें देखिए, इन्होंने कहा अम्बेडकरवादी, दीपक जी बहुत वरिष्ठ हैं। अम्बेडकरवादी तो पूरा देश है। अम्बेडकरवादी का अर्थ क्या है? जिन्होंने संविधान लिखा। दूसरा इन्होंने कहा मैडम ने कि वो लूट करके, अगर लोगों से एक एक गरीब आदमी से 10-10 रुपए 100-100 रुपए लेकर के इकट्ठा करा तो उसे दान भी कह सकते हैं, चंदा भी कह सकते हैं, लूट कैसे कह सकते हैं। तीसरा एक लाइन तीसरा, दीपक जी ने कहा कि वो पार्क बड़ा बनाएंगे तो लोग आके तीसरी पीढ़ी कहेंगे, तो आप इसका मतलब अच्छा मानते हैं कि वो पार्क बनाया, तो ये तो आप कैसा मानते हैं बताइए? मैं तो ये मानता हूं कि अगर आज की तारीख में जिस शहर में हम बैठे हैं, नोएडा में, इसकी अगर डेंसिटी हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज इंडस्ट्रियल के लिए होना चाहिए, कितना परसेंटेज हमारा रेजिडेंशियल के लिए होना चाहिए, एक आदमी को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें जो डेंसिटी है कि पार्कों की इससे कम होगी, तो उसमें अगर वायलेशन कहीं हुआ और एनसीआर बोर्ड का गठन करा जिसमें भारत सरकार का शहरी मंत्रालय इन्वॉल्व हुआ और जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं खत्म कर रहा हूं, तो उससे जो है कि अगर उस हिसाब से अगर खुली हुई कहें, जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात को सपोर्ट करता हूं कि खुला हुआ कहीं पार्क है और सांस लेने की जगह, घूमने की जगह, ग्रेनाइट लगा हुआ है, उसमें पत्थर लगा हुआ है, क्या आप बात कर रहे हैं? गेट की बाहर की देखिए, बाहर की बात आप देखें, हाथी की मूर्तियां लगी हुई हैं उसमें। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं कि वो मूर्ति लगे ना लगे, पत्थर लगाना, बट उन्होंने सही कहा, ये मेरी लेगेसी है जी, ये हमारी लेगेसी है। देखिए 100 साल बाद भी रहेगा ये मूर्ति कहीं जाएगी नहीं। अच्छा, मैंने सुना अपने कि उन्होंने जब घर बदला तो मूर्तियां, उन्होंने लखनऊ की बात कर रहा हूं, कुछ मूर्तियां उन्होंने अपने घर पे भी लगा ली।
उनके घर पे है। आप जो 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 पैटर्न आप अंबेडकर पार्क के अंदर देखेंगे, वही का वही पैटर्न आप बीएसपी के ऑफिसेज के अंदर बैठेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर इस देश की सबसे अमीर राजनीतिक दल कोई है, भारतीय जनता पार्टी अब हो गई होगी, पहले वो बहुजन समाज पार्टी थी। इतने दफ्तर उनके, इतने दफ्तर, और वो सभी दफ्तर कोई मतलब दिल्ली के सबसे पॉश इलाके के अंदर उनके दफ्तर हैं। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो विजय माल्या जहां पर रहा करते थे सरदार पटेल रोड पे, वहां पर मायावती जी के भी 2 या 3 दफ्तर हैं। लेकिन क्यों है, ना घर हो? भी है। क्यों घर ना हैं, हो? तीन मुझे हैं, लगता है- सुनो घर हैं और 3 हैं और बड़े हैं। एक ट्रस्ट का है, एक में उनके भाई रहते हैं, और एक उनका खुद का है बहुत बड़ा। ये सच है। मैं सौरभ जी एक बात कह रहा हूँ, आपने कहा अंदर की बात है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा बोलिए ना। हूँ, जो जैसे मैडम ने कहा, अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ी हूँ और कुर्सी बैठ सकती हूँ, अगर वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे कान में डायमंड है, डायमंड पहन सकती हूँ, अगर ये इनसिक्योरिटी कहीं आई तो ये किसकी वजह से आई, किसने दी, कौन है जिसने मजबूर करा ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं? इसका मतलब पहले दबाया गया। बिल्कुल सही बात नहीं, है। नहीं, सही आपने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि दलित इतिहास समाज का वो शोषण, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल उसको नकार नहीं सकते हैं। और अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें तो मायावती जब आई, वो वाकई एक, मैं कहूंगी, रेवोल्यूशनरी मोमेंट था पार्टी के लिए। और जिस तरह की लीडरशिप उन्होंने दी, सारे समाज को इकट्ठा किया, मुझे लगता है बहुत ही। सर इसमें मुझे एक से आ रहा हूं सर, अभी मलूक जी ने कहा ना कि अगर वो 10-10 रुपए चंदा लेकर के कुछ ले बना ले रही हैं, कुछ झुमका मुकान में कुछ पहन लिया है या बैग ले लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? वो 10 के आगे 0 नहीं लगा पाए। सर मुझे कितने 0 लगे ये बताइए। मुझे एक बात चंदा तो मैंने मान लिया, सर मुझे एक बात चंदा मान लिया सर, इससे कंसर्न चंदा कितने का, इससे मुझे कंसर्न एक बात करनी है। मैंने एक प्रश्न फेंका था, जवाब नहीं आया। देखिए, जिस दिन देश आजाद हुआ 1947, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो 1913 में कलकत्ता में शुरू हुई, और 47 के बाद जब देश आजाद हुआ कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, और उसके बाद जब 47 के बाद जब 52 में जाने के बाद पहली बार देश इंडियन पार्लियामेंट आया, उसमें आने के बाद देश की जो व्यवस्था थी और कांग्रेस की जो सरकार आई, और आज जो कांग्रेस ड्रामा कर रही है या झूठ बोल रही है कि हम 50% आरक्षण देंगे पिछड़ों को, दलितों के लिए ये करेंगे, और जो अपनी सरकार में कभी कर नहीं पाए, और जो इनके हक हैं आज भी उतने पूरे मिल नहीं पाए, और जो ये सरकार देने लग रही है और आज कांग्रेस तड़फ रही है, और आने वाले समय में हम धरती फाड़ देंगे, अंबर फाड़ देंगे, और जो झूठ के पुलंदे अब मैनिफेस्टो में कल लेके आए हैं, ऐसी स्थिति में अगर सच पूछो तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज की जिम्मेदार कांग्रेस है, जो वोट लेती रही दलितों की और पिछड़ों की, और उनको हक नहीं दिया, और कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम या उनको इतना इनसिक्योर कर दिया कि उनको दिखाना पड़ रहा है कि हम बड़े हैं, हमारे पास मान लिया। अच्छा मलूक जी, वो तो बात हमने कर ली, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती होगी ना, कोई तो सीमा होती होगी उसकी। अब मैं नहीं जा रहा, ये तो खैर पार्क हमारे सामने, हम तो रोज गुजरते हैं वहां से, कितने क्या खर्चा उस पर आया होगा, सरकार का पैसा लगा ना। लेकिन सौरभ, मुझे लगता है कि पार्क्स पे ये अननेसेसरी डिबेट है। पार्क्स हम इनफैक्ट अब तो बिकॉज वो क्लाइमेट इनकी चेंज पॉलिटिक्स के का एक बड़ा लिए, इंटीग्रल और पार्ट है आरती। Yes, sir, मैं मैडम से एग्री हूं। अगर हम देखें कि अब क्लाइमेट चेंज के लिए हर जगह ट्रीज प्लांटेशन हो रही है, पार्क्स बन रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं करता। मायावती ने ग्रेनाइट से नहीं क्लाइमेट चेंज होता है, ग्रेनाइट से, मार्बल से नहीं क्लाइमेट चेंज होता है। प्लीज, मैं समझ उसमें ग्रीन कवर एरिया कितना ये देख लीजिए आप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना बड़ा इशू है जितना कि ये पास्ट की बात होगी, ये बात आपकी सही है। लेकिन अच्छा, मैं एक दूसरी बात, और क्योंकि समय कम है तो हम अभी जो दौर चल रहा है उसमें मायावती जी कहाँ है, बात करें। एक चीज क्लियर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं सुना ये अफसरों को मुर्गा बना देती थी, सही बात है? जब चीफ मिनिस्टर थी। देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आपको याद होगा 2010 जब अयोध्या पर लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, बड़े बड़े एक एक पेज के ऐड निकाले थे केंद्र सरकार ने कि आप शांति बनाए रखिएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिला था। सही बात है। मायावती जी के उसका शासनकाल में ये उनका दबदबा था, और अगर उनका ये ऑरा बना हुआ है तो उसमें कुछ हद तक
बातें जो हैं वो सही वहां से यहाँ ये इतना मतलब मायावती जी का जो आज जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से राइट विंग की पॉलिटिक्स का एक उभार हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 1992 में बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद या बाबरी ढांचे के ढहने के बाद चुनाव हुए, जिसमें मायावती और कांशीराम की मायावती जी और मुलायम सिंह और कांशीराम जी की सरकार बनी, है ना। वही सरकार बनी थी जो गिरी और 2 जून 1995 का कांड हुआ। आप देखिए उस टाइम पे नारा क्या लगा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और आज ये नारा लगा दीजिए आप, आज ये नारा लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से ट्रांजिशन नहीं, लेकिन जो आरती बता रही थी एक अपना किस्सा कि एक दलित महिला ने कहा हाँ अगर उसने पैसा लिया भी तो क्या दिक्कत। बिल्कुल वो उनका जो कोर वोट, दलित वोट, वो आज भी है उनके पास या नहीं है, क्या मानते हैं आप? देखिए, जो पहली बात थी मैं उसको कहना चाहूँगा, जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि इस तरीके से ये भ्रष्टाचार की या उस तरीके की बात, बेसिकली उनके एंगल से जाके देखो कि उनकी कोई बात ही नहीं उठती थी, उठाते थे। उनकी वोट ले ली और खत्म, सरकार बना ली, खत्म। अगर उन्होंने कहना शुरू करा और सब लोगों 10-10 रुपए 100 रुपए इकट्ठे करने शुरू करे और उन लोगों को एक हक मिला बराबर का जो गांव में बोल नहीं पाते थे, तो वो जो दूसरे लोग हैं वो कुछ तो कहेंगे ही। वो सबों की बात सर, वो लोग वो उनका जो समर्थक था, हाँ, जो उनको देख के खुश होता था कि हमारी बेटी वहां पहुंच गई, वो आज भी है उनके साथ या नहीं, है सवाल ये है। या वो भी जो आपने बताया राइट विंग की पॉलिटिक्स में वो भी वो भी इधर आ गए। मेरे ख्याल से एक लाइन में यहाँ जोड़ना चाहूंगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग हुई दलित फॉर्मेशन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये सबकास्ट में भी बटे हैं और सबकास्ट में बटने के कारण जो है अलग अलग पार्टियों में ये वोट बटते गए। मल्लुक भाई ज्यादा बेहतर पता पाए। हाँ, जो बात करें, देखिए मैं तो इसमें तो एक ही बात कह सकते हैं, 2019 के चुनाव में 20 पॉइंट कुछ % वोट था। हाँ। 2022 के में आए तो 13 पॉइंट कुछ % वोट रह गया। हाँ। तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मायावती जी भी कुछ नहीं कह सकती, वोट तो घटा है। और जो दीपक जी की बात है वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही है। लेकिन उसका कारण मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आपने शुरू में कहा कि कांग्रेस ने इतना एलिनेट किया, इतना सप्रेस किया, कोई उनके राइट्स नहीं दे, कोई उनकी एम्पावरमेंट नहीं हुई। लेकिन जो एम्पावरमेंट बीएसपी का जो कंस्टिट्यूएंसी है, वोटर है, उनकी जो एम्पावरमेंट अगर आप देखें यूपी में किसी भी जगह जाइए, एससी के जितने 17 सीट्स है आप जाइए तो देखेंगे कि वही वोटर जो है आज खुद का कुछ बिजनेस कर रहा है, उनकी एजुकेशन लेवल अच्छी हुई है, उनके जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हुई है, वो अपलिफ्टमेंट हुई है और उसका फायदा वो देखते समझते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीएसपी की जो पॉलिटिक्स थी वो इररेलेवेंट हो गई, इररेलेवेंट हो गई। सर आखिरी मेरे पास मेरे ख्याल से देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर बाबा अंबेडकर साहब दलित समाज से आते थे तो कांग्रेस ने पूरे देश के दलितों को तो छोड़ो, पिछड़ों को भी छोड़ो, बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा उनको नहीं बख्शा, उनको चुनाव हरवाया। तो असली अगर कहीं भी कोई इंपैक्ट दिखता है, हाँ, जिसको हम सामान्य प्रक्रिया में कहते हैं यार ये गलत हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे 100% कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी, कांग्रेस की लापरवाही। आप इंडिया में आ गए, अब आप इंडिया में हो, अब तो मैं अब मुझे बताइए आपकी जो हम पहले बात कर रहे थे कि मायावती, आपने कहा था ना कि सच बोलना, तो मैं ये नहीं सोच रहा मैं कहाँ हूँ। अच्छी बात है, सच बोल रहा हूँ। आपको पता है मैं पार्लियामेंट में, आपको मैं दीपक जी की बात से पता नहीं कैसे कह रहे हैं, आपने पार्लियामेंट की मेरी स्पीच उठा के देखेंगे तो मैं ये देखता ही नहीं था, मैं तो क्या सही है वही बोलता था, अभी भी वही बोल रहा हूँ। यानी ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई भी देश में ऐसा आदमी हो जो सारे पदों पर आओ, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मिनिस्टर और अब एमपी, और वो जिस पार्टी को छोड़ दे उस पार्टी को डिफेंड कर रहा हो, उनकी नेता को, मुझे तो कोई मिल नहीं सकता। पर आपने क्योंकि एक वचन लिया था कि हम सच बोलेंगे, तो मैं इसलिए आपने वचन निभाया। मल्लुक जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो आप आए हमारे प्रोग्राम के लिए और आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं आपकी नई पार्टी के लिए, और आपको वहां नया अब तो पद भी है, महासचिव हो गए, तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है चुनाव में। वो तो मैं बीएसपी में भी राष्ट्रीय महासचिव था, 4 स्टेट देख रहा था, यूथ कांग्रेस में भी। अब आरएलडी के लिए देंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही। आज मायावती जी की बात हमने की है, कल फिर एक नई शख्सियत की बात करेंगे, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात करेंगे, और हमारा वचन जो है जो आज मल्लुक जी ने निभाया कल भी हम निभाते रहेंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं आपसे। आगे देखिए अखिलेश किसके साथ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या बता रहे हैं।